ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने एक बार फिर चीन को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। सैम पित्रोदा का कहना है कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। सैम पित्रोदा का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके वापस लौटे हैं। यही वजह है कि चीन के प्रति कांग्रेस के मोह को लेकर एक बार फिर कांग्रेस घिर गई है। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one is just not fair, not just to China but to anybody. बीजेपी ने पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। राहुल गांधी चीन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, चीन को बैक करने का प्रयास करते हैं। ही बिलीव्स मोर इन द चाइनीज इंटरेस्ट देन द इंडियन इंटरेस्ट। तभी हम कहते हैं कि राहुल गांधी इज नो लॉन्गर रनिंग अ पॉलिटिकल ऑपोजिशन, ही इज रनिंग एन एंटिटी विच वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। उनका रिमोट कंट्रोल जॉर्ज सोरोस और चीन के हाथ में है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि सैम पित्रोदा का चीन पर बयान कांग्रेस का विचार नहीं है। जयराम रमेश ने लिखा है कि भारत की विदेश नीति और सुरक्षा के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। राहुल गांधी भी चीन की तारीफ को लेकर घिरे हुए हैं। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट करके चीन की जबरदस्त तारीफ की थी। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ड्रोन क्रांति कर चुका है, लेकिन पीएम मोदी को इनोवेशन की समझ नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वीडियो में राहुल गांधी जिस ड्रोन को हाथ में लिए हुए थे वो DJI ड्रोन यानी डाजियांग इनोवेशंस ड्रोन भारत में प्रतिबंधित है। भारत ने चीन में बने ड्रोन्स पर नवंबर 2022 में बैन लगा दिया था। This is actually where we should be playing. And the network that produces this is where the real value is. And all AI is actually going to be operating use. So when I hear talks about, I heard the Prime Minister say we are going to be number one in AI. I mean, it's complete junk because you cannot be number one in AI unless you have a production network or not so effective, but at least you have consumption data. And India has given away its consumption data to large multinational companies, and India doesn't even play in the production space. इधर ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि राहुल गांधी जिस प्रतिबंधित DJI ड्रोन को हाथ में लेकर चीन की तारीफ कर रहे हैं उस बयान को भारत की ड्रोन इंडस्ट्री खारिज करती है। ड्रोन फेडरेशन ने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान इंडस्ट्री का मनोबल तोड़ने वाला है। We have 400 plus companies in the country and about 40 to 50 drone component companies who are working very hard to overcome all these challenges. And then someone who's a sort of followed personality by at least some part of the society comes up and holds up a Chinese drone and just says that, we don't understand anything in India and, this is, none of these parts are made in India. So it's quite demotivating. शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने अहम फैसला लिया है। भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 26 फरवरी तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा महाकुंभ खत्म होने तक CRPF की भी तैनाती की गई है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेलवे मंत्रालय ने दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के करीब 60 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा AI और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके भीड़ प्रबंधन और संकट प्रबंधन किया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद भी दूसरे कई स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लोगों की काफ़ी भीड़ है। भीड़ का ऐसा मंजर दिखाई दे रहा है जो डराने वाला है।
लोग कैसे भी करके ट्रेन में सवार होना चाहते हैं। प्रयागराज, पटना, बिहार के मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, मध्य प्रदेश के कटनी का हाल बुरा है। आपकी स्क्रीन पर पटना, भागलपुर, नई दिल्ली, अयोध्या और प्रयागराज स्टेशन का हाल आप देख पा रहे हैं। कैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों की भारी भीड़ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम होती दिखाई नहीं दे रही है। संपूर्ण क्रांति ट्रेन जो प्रयागराज जाती है उसमें भारी भीड़ देखने को मिली है। ट्रेन के दरवाजे पर भीड़ की वजह से लोग ट्रेन में घुस नहीं पा रहे थे। देखिए संवाददाता सपना की रिपोर्ट। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए संपूर्ण क्रांति आ गई है। ये ट्रेन प्रयागराज जानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत लोकप्रिय ट्रेन है। लोगों को जनरल से जाना होता है तो इस ट्रेन का सहारा लेते हैं। फिर से देखिए कुछ ऐसी तस्वीर आपको दिखाई देगी। देखिए बच्चों को लेके, बुजुर्गों को लेके लोग कैसे चढ़ रहे हैं। फिर से वही आफत की ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है। हमें फिर समझना होगा, ट्रेन आपको दोबारा मिल जाएगी, जान दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश ये देखिए, फिर से दिखाइए, निजाम दिखाते रहिए वो तस्वीर। बच्चों को किस तरीके से खींचा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर लोग अपना लगेज लेकर। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की तस्वीर देख रहे हैं आप। ये स्लीपर का कोच है, स्लीपर की इन्होंने टिकट ली होगी, लेकिन जनरल वो देखिए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मैं फिर एक तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, ये अभी तक आपने वायरल वीडियोस में देखी थी, मैं ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कैसे ये लोग यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानलेवा साबित होगा। ये यहाँ से चढ़ने की कोशिश की जा रही है। वो तस्वीर दिखाइए जरा निजाम जी। फिर से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन इस तरीके से खुली है, यहाँ से चढ़ सके। वहां देखिए वो महिला किस तरीके से फंस चुकी है। वो महिला देखिए किस तरीके से फंसी हुई है। बहुत बुरी स्थिति है। ये देखिए अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग चढ़ने को किस तरीके से बेताब हो चुके हैं। इसमें से चलती ट्रेन में से कितने अंदर जा पाएंगे और कितने बाहर ही रह जाएंगे। ये देखिए अंदर खचाखच भर चुका है, जगह नहीं है। अब ये देखिए जगह नहीं है, यहाँ पर खचाखच भर चुका है, लेकिन लोग इस तरीके से चढ़ रहे हैं क्योंकि अंदर यहाँ जगह ही नहीं है। ये देखो अंदर, आप देखिए अंदर कॉम्पैक्ट स्थिति हो चुकी है एकदम। किस तरीके से अभी भी वैसी ही लगभग तस्वीर है। जान जोखिम में डालकर लोग चढ़ रहे हैं, जगह नहीं है खड़े होने तक की, लेकिन बावजूद इसके लोग इसी तरीके से चढ़ने को तैयार हो गए हैं। और आस्था का सैलाब सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि काशी और अयोध्या में भी दिख रहा है। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या और काशी पहुंच रहे हैं। पहले संगम में पवित्र डुबकी, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर में उमड़ी महाकुंभ की भीड़। अयोध्या और काशी पहुंचा महाकुंभ का जन सैलाब। एक तरफ महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी है, तो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर वाराणसी और करीब 170 किलोमीटर दूर अयोध्या में सनातनियों की भारी भीड़ दिखी। प्रयागराज में पवित्र स्नान के बाद भारी तादाद में श्रद्धालु काशी और अयोध्या दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालु की भारी भीड़ की ये तस्वीरें आई हैं अयोध्या से, जहां भगवान राम मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर तक जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दिया। राम मंदिर के रास्तों पर अपार भीड़ दिखी। हालात ऐसे दिखे वहां तिल रखने की भी जगह नहीं है। भारी भीड़ के बावजूद राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। मन में उमंग है राम मंदिर का दर्शन करने की। बहुत 1 साल से इंतजार कर रहे थे कब जाने का मौका मिले। हाँ जी, दर्शन मतलब करके ही जाओगे आप? जरूर। अरेंजमेंट को लेकर अयोध्या में भी कैसा दिखा? वो अब इतने बड़े भीड़ में थोड़ा सा अरेंजमेंट सरकार की तरफ से अच्छा है, लेकिन भीड़ भी है। हाँ, बहुत गजब से भीड़ है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ में ही अच्छा लगता है सोहर में। ऐसे आम में तो दर्शन करने में कोई मजा ही नहीं आता, भीड़ में ही मजा आता है। पर अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मार्ग पर दर्शन करने वालों की लंबी लाइन दिखी। भारी भीड़ के बावजूद अयोध्या पहुंचे भक्तों ने प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की। भीड़ तो बहुत है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब व्यवस्था सब जगह ही अच्छी है। अयोध्या में भी अच्छा व्यवस्था है, प्रयागराज में तो बहुत अच्छा व्यवस्था है। दिल्ली से डायरेक्ट आए हैं, फ्रेंड से। हम बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। वहाँ हमें लग रहा है कि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान राम का दर्शन हो गया हमारा बहुत अच्छा।
आस्था के सैलाब की कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से, जहां दर्शन के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी नजर आई। महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालु भारी तादाद में वाराणसी पहुंचे। काशी में सड़क से लेकर मंदिर तक और घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ दिखी। और महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए करोड़ों लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन आस्था के इस सैलाब में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर कौन देगा जवाब। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। भारत के 3 रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास और आइकॉनिक बनने जा रहे हैं। इनमें से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अहमदाबाद स्टेशन पर चल रहे डेवलपमेंट वर्क का जायजा लिया हमारे सहयोगी केतन जोशी ने। इस वक्त मैं अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आने वाले 2 से 2.5 साल में ये एयरपोर्ट को भी टक्कर देगा, उस लिहाज से बनेगा और इतनी सुविधा होगी। यहाँ पर आपको अलग अलग कनेक्टिविटी मिलेगी, जैसे कि ये बुलेट ट्रेन है तो बुलेट ट्रेन का यहाँ पर एक स्टेशन रहेगा और ये काम अभी जोरों पर चल रहा है। उतना ही नहीं, लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा जो कॉनकोर एरिया है जो कि 54,000 स्क्वायर मीटर का होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर होगा। ये सिर्फ इतनी ही सुविधा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर 30 लिफ्ट, 6 एक्सेलेटर और 25 स्टेयरकेस भी मिलेंगे। 7,000 स्क्वायर फीट का एरिया तो ओपन रहेगा, जहां पैसेंजर अलग अलग जगह से आएंगे और वापस अपने अपने गंतव्य स्थान पर वो चले जाएंगे। रेलवे विभाग ने जो 3 आइकॉनिक सबसे बड़े रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की है, उनमें से एक ये कालूपुर रेलवे स्टेशन भी है। अलग अलग पैमाने पर यहाँ पर अभी काम चल रहा है और 2.5 साल की जो सीमा रखी है उसमें इस तरह से इसको बनाया जाएगा कि वो वर्ल्ड क्लास कहलाएगा। 2400 करोड़ से अधिक का इसका एक बजट है और दिन रात यहाँ पर काम जारी है। इतने बड़े पैमाने पर काम जारी है, इसलिए यहाँ से 40% ट्रेन है उसको अलग अलग और अहमदाबाद के आसपास के स्टेशन पर ट्रेन को वहाँ शिफ्ट भी कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेशन है वो अपने आप में आइकॉनिक होगा। उनके प्रवेश द्वार है वो गुजरात की आपको एक फीलिंग देगा। तो धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ रहा है और 2 साल के बाद यहाँ का जो मंजर होगा वो काफी शानदार होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मंथन अभी चल रहा है, लेकिन दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 20 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण शाम 4:30 बजे होगा। इसके लिए रामलीला मैदान में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और बीजेपी सरकार के गठन से पहले ही दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर यमुना से कूड़ा कचरा हटाने के लिए मशीनें उतरने लगी हैं। सफाई के लिए खास योजना की भी तैयारी की गई है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को लेकर जो संकल्प किया था, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। यमुना के कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। यमुना में उतरी बड़ी बड़ी मशीनें ये तो शुरुआत भर हैं। दिल्ली के एलजी ऑफिस के मुताबिक यमुना की सफाई का काम 4 अलग अलग फेज में किया जाएगा। सबसे पहले यमुना नदी की धारा से कचरे और गाद को हटाया जाएगा। इसके साथ ही नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एसटीपी यानी मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और आउटपुट पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा 400 एमजीडी सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरा करने के लिए नए प्लांट बनाए जाएंगे। एक 3 साल का एक रणनीति बनाई गई है। 3 साल के अंदर यमुना जी साफ हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार जैसे ही गठित होगी और
दिल्ली सरकार के एजेंडे पे सबसे पहला एजेंडा ये होगा कि हम यमुना कैसे साफ करें और अगले 3 से 5 साल के अंदर यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो, इसकी चिंता होगी। जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि यमुना में बीजेपी ने या हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है, उन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली थी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है यमुना मैया को साफ करने का वक्तव्य है और उसी काम पर एलजी साहब ने जो कचरा निपटान की है, 3 साल के अंदर इस यमुना को साबरमती जैसा अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है वैसा होगा, पर्यटन स्थल होगा, यमुना साफ होगी, लोग सफाई के मामले में पूर्वांचल के लोग वहां पर अपनी पूजा भी करेंगे। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई का मामला बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। यमुना की सफाई के लिए खुद बीजेपी ने 3 साल की डेडलाइन सेट की है और अब उसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार के गठन से पहले ही एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाजार की गिरावट पर आखिरकार ब्रेक लगा। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली। 8 दिनों के गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 58 पॉइंट चढ़कर 75,997 पर और निफ्टी 30 पॉइंट चढ़कर 22,960 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी शानदार कमबैक किया है। एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी ने सीएनबीसी आवाज से मार्केट आउटलुक पर चर्चा की। इस दौरान वैभव सांघवी ने कहा कि अब लार्ज कैप के वैल्यूएशन अच्छे लगने लगे हैं। निवेशक लार्ज कैप में निवेश की रणनीति बना सकते हैं। अगर प्राइमा फेसी नंबर्स हम देखें यहाँ पे तो फ्रॉम अ लार्ज कैप पर्सपेक्टिव हमें वैल्यूएशंस थोड़े अच्छे लगने लगे हैं और प्रोबेबली यहाँ से थोड़ी अट्रैक्टिव लगने लगी है। Second, whilst we are still not very comfortable with the mid and small cap still, purely because कि broader basis पे अगर हम earnings की बात भी करें तो upgrade ratio, downgrade ratio अगर देखते हैं तो वो थोड़ा unfavorable अभी भी है। So largely I think अगर markets में chip in करना है तो large cap एक basis लेके यहाँ से देख सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफ कोर्स शॉर्टर टर्म टर्बुलेंस या वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बाजार में एफआईआईज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत में निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। FIIs also go out when they're able to in a position to book profits. Indian market today, Indian economy today has an environment in which investments are also yielding good returns and profit booking is also happening, and I'm sure you would have seized that fact also. इंश्योरेंस पॉलिसी का फ्री लुक पीरियड 1 महीने से बढ़ाने की तैयारी हो रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागाराजू ने कहा है कि सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो पॉलिसी की फ्री लुक पीरियड 1 महीने से बढ़ाकर 1 साल करें। अगर ऐसा होता है तो आप मिस सेलिंग होने पर अपनी पॉलिसी को 1 साल के अंदर वापस लौटा सकेंगे और आपको इसका फुल रिफंड भी मिलेगा। Now we have introduced a policy, a 1-year lookout policy. In fact, we encourage our insurance companies to extend this lookout policy to 1 year, 1 month to 1 year. Now, most, including private sector, they are now doing that. If somebody wants to surrender the policy, please surrender. You get a full amount. There is no questions asked. That we have done. केंद्र सरकार ने आज एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी शुरू की। इसकी घोषणा एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए बजट में की गई थी। इसके जरिए एमएसएमई सेक्टर के तहत आने वाले उद्यमी प्लांट और मशीनरी के लिए 100 करोड़ रुपए तक का कर्ज 60% गारंटी कवरेज के साथ ले सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजना की शुरुआत करते हुए मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को मंजूरी पत्र भी वितरित किए। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन एक्सपोर्टर्स को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि बढ़ते इनपुट कॉस्ट और ग्लोबल अनिश्चितता के चलते अमेरिकी और यूरोपीय देशों से ऑर्डर्स में कमी आई है। ऐसे में
निर्यात बढ़ाने का एक बड़ा मौका हाथ से निकल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेज गिरावट हुई है और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर भी आया। एक्सपोर्टर्स को इसका फायदा होना चाहिए था क्योंकि दूसरे देशों के लिए भारत से निर्यात अब सस्ता होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेडीमेड गारमेंट के बड़े निर्यातक कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के बायर्स टैरिफ वॉर और ग्लोबल अनिश्चितता के चलते ऑर्डर कम कर रहे हैं। इंडिया के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए हम लोग कॉटन और अपना सब हेज करके रखते हैं और हमारा एक रुपये का हमारा करेंसी का भी एक पॉलिसी रहता है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अभी देखते हैं हाउ इट स्टैंड्स टू गेन, बट अगर ये होगा तो ऑफ कोर्स इंडिया का भी एक पॉजिटिव स्पिन होगा बिकॉज उसके जो पियर्स हैं, जैसे आप बांग्लादेश को देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, टर्की, उनकी करेंसी काफी डेप्रिशिएटेड है, तो इंडिया के लिए काफी अच्छा स्पिन होगा इसमें। लोगों के पास ऑर्डर जो है वो कम है। जैसे बांग्लादेश में जो आपदा आई उससे यहाँ पे हमें लग रहा था कि बहुत ऑर्डर्स आएंगे, कुछ आए, कुछ बड़े जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास ऑर्डर आए, लेकिन छोटे लोगों के पास अभी मार्केट अटकी हुई है, नहीं आई। अब इकोनॉमी जब तक सुधरेगी नहीं बाहर की, तब तक हमारे पास ऑर्डर्स नहीं होंगे। जब तक ऑर्डर्स नहीं होंगे तब तक रुपये जितना मर्जी डेप्रिशिएट हो एप्रिशिएट हो में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक सिर्फ रुपया नहीं, डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसियां भी काफ़ी कमज़ोर हुई हैं। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स का प्राइस एडवांटेज खत्म हो जाता है। दूसरा, रुपए में गिरावट से इनपुट कॉस्ट में भी बढ़ोतरी होती है क्योंकि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और कंपोनेंट महंगा हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि बड़े एक्सपोर्टर्स करेंसी में उतार चढ़ाव के रिस्क को कम करने के लिए फॉरवर्ड कवर लेते हैं। मतलब उत्पादन लागत तो बढ़ जाती है लेकिन एक्सपोर्टर्स को भुगतान पहले जितना ही मिलता है, इसलिए करेंसी मूवमेंट से फ़ायदा उठाने में मुश्किल हो रही है। दोनों कंट्रीज के बीच में काफी कॉम्प्लीमेंटरिटी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सिमिलर चीजों में कॉम्पीट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत लो टैरिफ्स भी है। मतलब हम जब इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करती है, कुछ चीजों पे 25% टैरिफ है, कुछ में 32% टैरिफ है, टैरिफ पीक है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से एक्सपोर्ट्स को फायदा होता है, थ्योरेटिकली ये बात सही है, लेकिन अभी बड़े एक्सपोर्ट हाउस हेजिंग करके चल रहे हैं। और दूसरा, जिस तरीके से ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स को मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा रुपए में गिरावट का पूरी तरीके से फायदा इस वक्त एक्सपोर्टर्स नहीं उठा पा रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश वर्मा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। और इस बार बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को काफी रियायतें दी गई है। इससे कितना नया निवेश आएगा और कितना बढ़ेगा रोजगार, ये जानने की कोशिश की केतन जोशी ने। बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को कई राहतें मिली हैं, जैसे कि वीविंग मशीन पर 5% ड्यूटी की छूट, नीडेड फैब्रिक पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़कर 20% करना, PLI का बजट बढ़ाकर 5252 करोड़ करना। अब टेक्सटाइल यूनिट होल्डर अपना निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। बजट की वजह से जो हमको कॉन्फिडेंस मिला है, जो गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स और टफ की स्कीम्स लाई है, उससे हमें बहुत राहत मिली है और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम और मशीनरीज डालेंगे एंड फॉर बेटर प्रोडक्शंस। बजट में कपास उगाने वाले 100 जिलों के लिए योजना लाई गई है। साथ ही टेक्निकल टेक्सटाइल लूम मशीनरी पर ड्यूटी 0% कर दी गई है। जानकारों का मानना है कि इससे नया निवेश बढ़ेगा और रोजगार निर्माण होगा। PLI 2 और 8F के लिए ये महत्वपूर्ण एलोकेशन होगा, जिसके कारण वीविंग क्षेत्र में, गारमेंट क्षेत्र में और टेक्निकल टेक्सटाइल में बहुत बड़ा निवेश आने की संभावना है। और हमारे एक अंदाजित कंजर्वेटिव एस्टिमेट से करीब 10 से 15 हजार करोड़ का नया निवेश टेक्सटाइल क्षेत्र में जरूर आएगा। और यही तीनों क्षेत्रों के अंदर गारमेंट में जो विशेष स्तर के महिलाओं को रोजगार मिलता है और दोनों वीविंग और टेक्निकल टेक्सटाइल में, ये इन्वेस्टमेंट के कारण 1 करोड़ लोगों को नया रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ से भारत का निर्यात भी बढ़ेगा। बजट से टेक्सटाइल सेक्टर को सिर्फ राहत ही नहीं मिलेगी, लेकिन रोजगार बढ़ाने का सरकार का जो उद्देश्य होता है वो भी आने वाले साल में पूरा हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।